पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। तू जब यहाँ आया तब से अकड़ दिखाने की कोशिश करने लगा और अब भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा कर बैठा है। तब उसने केलकर की तरफ देखकर जवाब दिया, सर पहले तो आप कुर्सी लेकर बैठ जाइए क्योंकि मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है। अबे भूत, तू तेरी तशरीफ ठीक से जमा ले, वही बहुत है। तू मेरी चिंता मत कर, जल्दी से बोल, हमारे पास वक्त नहीं है, केलकर ने जवाब दिया। तब फिर उसने बताना शुरू किया, सर कुछ दिन पहले एक लड़का आया था मेरे पास में। यही लड़का था वो? मैंने विक्की की फोटो दिखाते हुए कहा। नहीं सर, ये नहीं था। उसने अपने सिर पर टोपी लगाई हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत घनी दाढ़ी थी। फिर? केलकर ने पूछा। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि वो मुझे 5,000 रुपए देगा अगर मैं उसका काम करूंगा तो। तब मैंने पूछा कि कैसा काम? मुन्ना से मिलने कौन लड़का आया था और वो मुन्ना से कौन सा काम करवाना चाहता था? क्या मुन्ना के मुंह से निकले हुए शब्द कबीर की मदद करेंगे या फिर उसे नई चुनौती की ओर ढकेल देंगे? मैंने मुन्ना से पूछा कौन सा काम। तब उसने काम बताना शुरू किया। सर उस लड़के ने मुझे बोला कि 3-4 दिन बाद मुझे एक घर की खिड़की के बाहर खड़े रहना है और जब एक पुलिस वाला वहां घर के अंदर से तुम्हें देखे तो भागना शुरू कर देना और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के हाथों जेल में बंद हो जाना। और कुछ कहा उसने? मैंने पूछा उससे। हाँ सर, उस लड़के ने मुझसे कहा कि जब वहां का बड़ा साहब तुझसे मेरे बारे में पूछे तो बस इतना बता देना कि अगला खून विक्की के हाथों होने वाला है और एक जंगल में। उसकी बात सुनकर मैं और केलकर दोनों हैरान थे। हमें किसी भी कीमत पर विक्की को पकड़ना ही था क्योंकि विक्की का कांटेक्ट सीधा साइलेंट किलर से जुड़ा हुआ था और वो खून करने की सोच भी रहा था। केलकर ने कहा, और इतना बहादुर बनने के लिए तुझे उसी ने बोला था? तब उसने जवाब दिया, रुको सर, मैं आपको पूरी बात ठीक से बताता हूँ। वो हुआ यूं कि जब उसने मुझे पैसे का ऑफर दिया तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जब उसने मुझे कहा कि पुलिस पकड़ लेगी तब मैं उसे मना करने लगा। लेकिन उसने मेरी जेब में 2,000 का नोट रखते हुए कहा कि सोच ले, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। उसकी बात पर सोचते हुए मैंने उसे हाँ तो बोल दी, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि अगर पुलिस ने मारा या फिर मुझे 3rd डिग्री दी तो? तब उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले तुझे धमकाएंगे मगर तू डरना मत। और सुन, वहां का इंस्पेक्टर तुझसे सच उगलवाने के लिए जलती हुई रॉड का इस्तेमाल भी करेगा मगर तू डरना मत, वो सिर्फ तुझे डराना चाहता है। तू बस अकड़ में रहना और उन लोगों को यही दिखाना कि तू रोज ऐसी खतरनाक चीजों से खेलता है, समझा? तब मैंने उसकी बात पर कुर्सी पीछे खिसकाते हुए कहा, अच्छा मतलब तू चोर नहीं है? चोर जिसकी छोटी बहन बीमार है और उसके इलाज और उसकी गोली दवाइयों का खर्चा उठाने की जिसमें हिम्मत नहीं बची है, वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा सर? इसलिए मैंने पैसों के लिए ऐसा किया। उसकी आंखों से आंसू झलके और फिर उसने कहा, मुझे जाने दो सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं और केलकर दोनों उसकी बात से सहमत थे। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसकी आंखें भी अब उसे बेकसूर साबित कर चुकी थीं। इसलिए मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं तेरी बात, मगर अगर तू झूठा निकला तो? अपनी छोटी बहन की कसम सर, अगर मैं झूठा निकला तो इसी बंदूक से मेरे सिर में गोली मार देना आप। उसकी बात सुनकर मैंने केलकर से कहा, केलकर इसके साथ अस्पताल जाओ, अगर वहां पर इसकी बहन मिल जाती है तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो फिर इसे घसीटते हुए मेरे पास ले आना। केलकर उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया और मैं अपने केबिन में चला गया। कुछ देर के बाद केलकर ने फोन करके कहा कि सर मुन्ना सच बोल रहा है। अच्छा ठीक है, उसे फिर से थाने लेकर आ जाओ जरा। जी सर ठीक है, अभी आता हूं मैं, केलकर ने जवाब देते हुए फोन कट कर दिया। करीबन आधे घंटे के बाद केलकर मुन्ना को लेकर थाने पहुंचा। केलकर मुन्ना के साथ मेरे केबिन में आया और मुझे
जय हिंद बोलकर उस कुर्सी को सलामी दी जिस पर मैं बैठा हुआ था। जय हिंद। केलकर तुम जरा थोड़ी देर अपनी टेबल पर बैठो, मैं इससे कुछ बात करके तुम्हें बुलाता हूँ। जी सर, ठीक है। केलकर केबिन से बाहर चला गया। फिर मैं अपनी कुर्सी से उठा और मुन्ना के सामने अपनी डेस्क का सहारा लेते हुए खड़ा होकर हंसते हुए मुन्ना के कंधे पर हाथ रखते हुए मुन्ना से कहने लगा, और मुन्ना, कैसी लगी हमारी खातिरदारी? जी अब मैं क्या कहूँ सर, पहला अनुभव था लॉकअप का और ऐसा अनुभव मिला कि अगर कभी गुनाह करने का ख्याल भी आया तो आपकी वो रॉड मेरे शरीर को पहले ही डरा देगी सर। मुन्ना की बात सुनकर मैं भी हंसने लगा और मुझे हंसता देख वो भी हंसने लगा। फिर मैंने थोड़ा सीरियस होते हुए मुन्ना से कहा, देख मुन्ना, तूने पैसे के लिए कानून का समय बर्बाद किया, उसके लिए मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अब पैसों के लिए तुझे जो करना है, अगर उस काम में कोई गलती हुई तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तब मुन्ना ने चौंकते हुए पूछा, कैसा काम सर? मेरा खबरी बनने का काम। मुन्ना अपनी नजरें नीची करके सोच विचार करने लगा। वो सोच ही रहा था कि तभी मैंने उसे कहा, सोच ले मुन्ना, तेरी मर्जी है कि तुझे ये काम करना है या नहीं। मैं इस काम के लिए तुझे हर रोज 500 से 1000 रुपए दूंगा और कभी कभी जब काम अच्छा लगेगा तो ज्यादा भी दे सकता हूं। मुन्ना ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ कर दी। उसके इस फैसले से मैं बहुत खुश था क्योंकि मुन्ना एक कुत्ते की तरह था। अगर उसे कोई बोल देगा कि तुम अपने शरीर से तलवार आर पार कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो मुन्ना ये भी कर लेगा। बस अंतर यहाँ आएगा कि मुन्ना से काम करवाने वाला कौन है। मेरी बात को ध्यान से सुनो मुन्ना, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरे लिए काम करते हो, ना ही पुलिस के किसी आदमी को और ना ही किसी बाहर वाले को, समझ गए? जी सर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मेरा इशारा पाते ही मुन्ना चला गया। मैं मुन्ना को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। मुन्ना मूर्ख नहीं था, बल्कि उसके हालात और उसकी गरीबी ने उसकी सोच को छोटा कर दिया था। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।